चिड़िया, तोता और कबूतर उस जंगल में नए आए थे। वो अपने लिए घोंसला बनाने के लिए किसी सुरक्षित पेड़ की तलाश में थे। उड़ते उड़ते उन्हें एक घर नजर आता है। वो सब वहाँ चले जाते हैं। चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। क्या बात है पक्षियों, कौन हो आप? किससे मिलना है? हम सब दोस्त पूर्व वाले जंगल से आए हैं। हमारे जंगल में इन दिनों बहुत तेज बारिशें चल रही हैं, इसलिए हम वो जंगल छोड़कर इस जंगल में आ गए हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम किस पेड़ पर अपना घर बनाएं जो सुरक्षित हो? मेरे घर के साथ वाले ये दोनों पेड़ मेरे हैं। आप इन दोनों में से किसी पर भी अपना घर बना सकते हो। मैं भी यहाँ अकेला ही रहता हूँ। आपके आने से मेरा भी दिल लगा रहेगा। फिर वो सब दोस्त पास में ही एक दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। ये पेड़ ठीक रहेगा। इस पेड़ पर सुबह की रोशनी भी ठीक से पड़ती है और ये पेड़ बड़ा भी है। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो हम सब मिलकर काम करते हैं। चिड़िया, आप सूखा घास ले आए। मैं और कबूतर कुछ तिनके ले आते हैं। फिर वो ऐसा ही करते हैं। चिड़िया सूखा घास ले आती है, कबूतर और तोता भी तिनके ले आते हैं और वो सब अपना घर बनाना शुरू करते हैं। टिक टिक की आवाज सुनकर वो पेड़ जो पहले सोया हुआ था वो भी जाग जाता है। कौन हो तुम और मेरे ऊपर क्या कर रहे हो? पेड़ चाचा जी, हम अपना घर बना रहे हैं। ठहरो, रुको। मैं तुम्हें अपने ऊपर घर नहीं बनाने दूंगा। मैं बड़ा और सुंदर पेड़ हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे गंदा करो। पेड़ चाचा जी, हम आपको गंदा नहीं करेंगे। फिर भी आप इस साथ वाले पेड़ पर अपना घर बना लें और मुझे तंग ना करें। अगर मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारा घर नीचे गिरा दूंगा। दोस्तों, मैं हूँ तो थोड़ा कमजोर, मेरी शाखें भी सूखी हुई हैं, परंतु मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझ पर अपना घर बनाएं। ये सुनकर वो सब पक्षी उस पेड़ के पास चले जाते हैं। ठीक है पेड़ जी, हम आप पर ही अपना घर बना लेते हैं। ये मेरा पड़ोसी है तो मेरा पुराना दोस्त, परंतु ये बहुत घमंडी है। ये किसी को भी अपने ऊपर घर नहीं बनाने देता। चुप कर जाओ कमजोर पेड़। मैं इन्हें क्यों घर बनाने दूं अपने ऊपर, जबकि मैं बहुत सुंदर हूँ और ये पक्षी गंदे हैं। चाचा पेड़ जी, आप ऐसा तो ना कहें। हमने आपकी बात मान ली है और हम इस पेड़ पर अपना घर बना लेते हैं। चाचा पेड़ जी, हम इस पेड़ की सेवा करेंगे और फिर आप देखना, एक दिन ये पेड़ भी आप जैसा सुंदर हो जाएगा। ऐसे वो सब दोस्त उस कमजोर और आधे सूखे पेड़ पर अपना घर बना लेते हैं। और फिर ऐसे समय गुजरता गया। पक्षी जब भी नदी पर पानी पीने जाते तो थोड़ा सा पानी अपने सूखे पेड़ के लिए भी ले आते। इसे चाहे जितना भी पानी पिला दो, ये पेड़ मेरे जैसा सुंदर होने वाला नहीं, क्योंकि मैं पूरे जंगल में सबसे बड़ा पेड़ हूँ। पेड़ चाचा जी, हमने अपनी जिंदगी में बहुत जंगल देखे और बहुत पेड़, परंतु आप जैसा घमंडी पेड़ हमने पहली बार देखा है। और मेरे जैसा सुंदर पेड़ भी पहली बार ही देखा होगा। वो बड़ा पेड़ सुधरने वाला ना था। वो तो हर समय अपने बड़ेपन का घुमंड करता। एक दिन उसी जंगल में एक लकड़हारे पक्षी को कुछ लकड़ियों की जरूरत होती है और वो अपने लिए बड़े आकार की लकड़ियां देखता देखता उस तरफ आ जाता है। एक पेड़ पर उसे कौवा बैठा हुआ मिलता है। वो लकड़हारा पक्षी कौवे के पास आता है। मैं इस जंगल में पश्चिम वाली दिशा में रहता हूँ। जी, मुझे पता है लकड़हारे पक्षी जी। मैं एक बार अपना घर बनवाने गया था आपके पास। मुझे चीलती के लिए बड़ा घर बनाना है और मुझे कुछ लकड़ियों की जरूरत है। क्या आपके पास कोई अच्छा और बड़ा पेड़ है तो वो मुझे बेच दे, मैं आपको अच्छा दाम दे दूंगा। हाँ लकड़हारे पक्षी जी,
मुझे भी पैसों की जरूरत है और मेरे पास 2 पेड़ भी हैं। आप मेरे साथ चलें और उन दोनों में से जो आप चाहें ले लें। ये सुनकर लकड़हारा पक्षी खुश हो जाता है और वो कौवे के साथ जाता है। ये दोनों ही पेड़ मेरे हैं। मेरे दादाजी ने लगाए थे ये दोनों पेड़। कौवे जी, क्या करने वाले हैं आप? चाचा पेड़ जी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है और मैं तुम दोनों में से एक को बेचना चाहता हूँ। तो फिर कौवे, आप मेरे साथ वाले पेड़ को ही बेच दें। वो सूखा हुआ भी है और कमजोर भी। नहीं नहीं कौवे जी, मेरा तो इस बड़े पेड़ पर दिल आ गया है और उस पेड़ पर पक्षियों का घर भी है। मैं उन पक्षियों के घर नहीं गिरा सकता। ऐसे कौवा पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और वो लकड़हारा पक्षी अपना कल्हाड़ा चलाता है और उस बड़े पेड़ को काट लेता है। वो पेड़ रो रहा था और उसे एहसास हो रहा था कि अगर उस दिन वो उन अजनबी पक्षियों को अपने ऊपर घर बना लेने देता तो शायद आज वो बच जाता। पक्षी भी नदी से पानी पीकर आ जाते हैं। बड़े चाचा पेड़ जी, हमें आपके कट जाने की खुशी नहीं है, परंतु आपका घमंड ही आपकी जान ले गया। वो बड़ा पेड़ कुछ बोल ना सकता था क्योंकि लकड़हारे ने उसकी सभी जड़ें काट दी थीं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, खुद पर कभी घमंड ना करो क्योंकि गरूर का सर हमेशा नीचा ही होता है। टुन्नू चिड़े की नई नई शादी हुई थी और नई नई शादी की खुशी में वो अपनी पत्नी के बहुत नाज नखरे उठा रहा था और उस सब में वो अपनी माँ को भूल ही गया था। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। वो अब घर का ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। अपने बेटे की शादी भी उसने इसलिए की थी ताकि उसकी बहू आकर घर को संभाल सके, लेकिन बहू तो ऐसे नखरे वाली मिली थी, वो घर का काम करना तो दूर की बात, कभी अपनी सास के पास बैठकर कोई बात भी ना करती थी। अरे बहू बेटा, जरा बाहर तो आना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरा मेरी बात सुनना। ये क्या, आपने इतना शोर मचा रखा है? मैं अभी अभी सोई थी। बेटा तुम मुझे कुछ खाने को दे दे, मैं खाकर दवा खा लूं। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। तो क्या आपके खाने का मैंने ठेका उठा रखा है? आपकी तबीयत खराब है तो खा लें दवा। बेटा खाली पेट कैसे दवा खा लूं? तुम भोजन बना दो, भोजन करके ही मैं दवा खाऊंगी। ये तो मेरे सोने का समय है और मुझसे नहीं बनता ये भोजन। और वैसे आप खुद नहीं भोजन बना सकती, खाते समय तो इतना खाती हैं और बनाते समय बीमार हो जाती हैं। ऐसा कहकर टूनी की बहू चुलबुली अपने कमरे में चली जाती है। टूनी बेचारी खाली पेट ही दवा खाकर अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। शाम को टुन्नू अपने काम से वापस आ जाता है। वो भी काम से आकर सीधा अपने कमरे में जाता है। वो भी अपनी माँ को पूछने नहीं जाता कि वो किस हाल में है। अगले दिन टूनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा आज आते हुए मेरी दवा लेते आना, कल से मेरी तबीयत बहुत खराब है। माँ, मैं तुम्हारी दवाओं के खर्चे किस तरह पूरे करूँ? महंगाई इतनी ज्यादा है, घर के खर्चे बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं और ऊपर से तुम्हारी दवा। अच्छा, मैं शाम को आता हुआ तुम्हारी दवा ले आऊँगा। और हाँ माँ, टूनी को ज्यादा तंग ना किया करो, वो सारा दिन घर के काम करके थक जाती है, उसे थोड़ा आराम भी करने दे दिया करो। लेकिन बेटा मैंने कब बहू को तंग किया? बस करो माँ, अब आप झूठ ना ही बोले तो अच्छा है। इस उम्र में आप झूठ बोलती अच्छी नहीं लगती। ऐसा कहकर टुन्नू वहाँ से चला जाता है। शाम को जब टुन्नू घर आता है तो टूनी जल्दी से अपने बेटे के लिए पानी लेकर आती है। ये ले बेटा, पानी पी ले, तू थक जाता होगा सारा दिन काम करके। फिर चुलबुली भी उठकर आ जाती है। माँ जी, आपको इतना नहीं पता,
जब पति घर आता है तो उसकी पत्नी उसे पानी देती है, माँ नहीं। लेकिन मुझे तो लगता है कि आप ये ड्रामा मुझे बुरा बनाने के लिए कर रही हैं कि मैं अच्छी पत्नी नहीं हूँ जो अपने पति को घर आने पर पानी नहीं पिलाती। ऐसा कुछ नहीं है बहू, तुम सो रही थी, मैंने इसलिए पानी दे दिया। ये मेरा बेटा है। मैं सब समझती हूँ, आप फूट डालना चाहती हैं हम दोनों पति पत्नी में। मैं तो कहती हूँ आप अपनी माँ को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आएं। अब ये हमसे संभाल नहीं हो पा रही, बूढ़ी होकर सटिया आ गई हैं। माँ, टूनी ठीक कह रही है। मैं तुम्हें कल वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। वहाँ तुम्हें रोटी पानी भी मिलता रहेगा और दवा भी। लेकिन बेटा, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप नहीं जाएंगी तो मैं ही ये घर छोड़कर कहीं चला जाता हूँ। नहीं बेटा, तू कहीं मत जाना, मुझे ही छोड़ा ना वृद्धाश्रम। फिर अगले दिन टुन्नू और उसकी पत्नी अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। फिर एक दिन टूनी का रिश्तेदार बबलू कबूतर उनके घर आता है। आए आए अंकल जी, आज कैसे आना हुआ? बेटा, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता जाऊं। मेरी बहन टूनी कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। अंकल, माँ वृद्धाश्रम में है। क्या? तुम्हारे होते हुए तुम्हारी माँ वृद्धाश्रम है? अंकल, क्या बताऊँ आपको, अब माँ जैसे जैसे बूढ़ी हो रही थी बहुत तंग करने लग गई थी और ऊपर से बीमार भी इतना रहती थी। मुझसे उनकी महंगी महंगी दवाएं नहीं ला होती थी, इसलिए मैं उन्हें वहाँ छोड़ आया। टुन्नू, मुझे बहुत अफसोस हुआ ये जान के कि जिस माँ ने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की थी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए, आज तुमने उसी की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे दोनों गुर्दे काम करना छोड़ गए थे, तो तुम्हारी माँ ने अपना एक गुर्दा तुम्हें देकर तुम्हारी जान बचाई थी। क्या अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब सुनकर टुन्नू रोने लग जाता है और वो जल्दी से वृद्धाश्रम की तरफ भागता है। यहाँ डॉक्टर बुलबुल टूनी के ड्रिप लगा रही थी और टूनी टुन्नू टुन्नू ही कह रही थी। माँ, मैं आ गया। क्या आप इनके बेटे टुन्नू हैं? जी, मैं ही इनका बदनसीब बेटा हूँ। माँ, मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा, तुम मुझसे माफी ना मांगो, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। फिर टुन्नू अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लग जाता है और अपनी माँ को फिर से अपने घर ले आता है। और फिर चुलबुली भी अपनी सास की बहुत सेवा करती है।